एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2021 के प्रीलिम्स के एग्जाम में अब मैक्सिमम 1.5 से 2 ही महीने का टाइम रह गया है। तो ऐसे में अब आपको डेली बेसिस पे मॉक्स को देना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सपोज आप अभी से भी मॉक्स को देना स्टार्ट करेंगे एंड सपोज आप एक ही मॉक देते हैं रोज का, तब भी आप अराउंड 40 से 50 मॉक्स दे चुके होंगे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले तक, जो कि एक डिसेंट नंबर ऑफ मॉक्स है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप अपने मार्क्स को बढ़ा के 160 या 170 तक ले जा सकते हैं मॉक्स में, जिसकी वजह से आप सीजीएल प्रीलिम्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, इन्हीं टिप्स को फॉलो करके मैंने भी एसएससी सीजीएल 2019 के प्री में 188 स्कोर किया था एंड एसएससी सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स के एग्जाम में 176 स्कोर किया था। जस्ट टू वैलिडेट यू गाइज, ये है मेरा एसएससी सीजीएल 2019 प्री का स्कोर। इसमें मेरा रॉ स्कोर रहा था 144, जो कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो गया था 187.84। और ये है मेरा एसएससी सीजीएल 2020 प्री का स्कोर। इसमें मेरा रॉ स्कोर रहा था 153, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद हो गया था 176.65। अब देखिए आखिर हम मॉक्स देते क्यों हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज आज इंडियन टीम की वर्ल्ड कप टीम का सिलेक्शन होना है, 15 मेंबर स्क्वाड का सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो उसमें हम ऐसे बंदे को तो सिलेक्ट नहीं करेंगे ना जिसने आज तक एक भी इंटरनेशनल मैच ना खेला हो या फिर केवल 2 4 5 ही मैच खेल रखे हो। ठीक है, ऐसे बंदे को तो हम वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ही नहीं होगा इंटरनेशनल क्रिकेट का। उसको यही नहीं पता होगा कि मेरी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कि क्या चीजें रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में। एंड वो अपनी कमियां ही नहीं जान पाएगा कि किन कमियों को मुझे रेक्टिफाई करना है, कौन सी मिस्टेक्स को मुझे रेक्टिफाई करना है, कि मैं मेन एग्जाम में जाकर उसको ना दोहराऊं, यानी कि वर्ल्ड कप में जाकर मैं उसको ना दोहराऊं। ठीक है, तो सेम चीज हमारा वर्ल्ड कप क्या है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम। तो इससे पहले के जो मैचेस हैं ये हमारा वार्म अप मैचेस टाइप में है, कि हम पहले अडेप्ट हो रहे हैं कि कैसे हमको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। ठीक है, जब तक हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉक्स नहीं दे देंगे हम तब तक अडेप्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं होगा हमारी मिस्टेक्स क्या है। अब जब तक हमको अपनी मिस्टेक्स ही नहीं पता तो हम उसको रेक्टिफाई तो कर ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉक्स देने पड़ते हैं, जिसके बाद आप फाइनल एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे कोई सा भी मॉक हम अटेम्प्ट करेंगे एसएससी सीजीएल प्री का, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि हमको किस पैटर्न में इसको करना चाहिए, यानी कि क्या हमारा सीक्वेंस रहना चाहिए अटेम्प्ट करने का। देखिए, इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप कोई भी फिक्स पैटर्न को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप देखिए कि आपके लिए कौन सा पैटर्न सुटेबल है। आप हर टाइप के पैटर्न को फॉलो करके देख सकते हैं। किसी आप मॉक में आप पहले मैथ्स को करके देख सकते हैं, किसी में आप मैथ्स को लास्ट में करके देख सकते हैं, बाकी चीजों को पहले करके देख सकते हैं। मतलब मल्टीपल चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर आ सकते हैं कि ये पैटर्न मेरे लिए सुटेबल है, इससे मुझे फायदा हो रहा है, मेरे क्वेश्चंस नहीं छूट रहे हैं, तो तब आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि कौन सा पैटर्न मुझको सबसे ज्यादा सुटेबल लगता है। अब देखिए, जैसे भी आपका कोई भी मॉक स्टार्ट होगा या एग्जाम भी स्टार्ट होगा, सबसे पहला सेक्शन आपका रहेगा रीजनिंग का। ठीक है, तो आपको चेंज क्यों करना, अब रीजनिंग आ रहा है, अब उसको पहले कर लीजिए। ठीक है, रीजनिंग मैंने सबसे पहले कर ली। इसके बाद आपका सेकंड सेक्शन, जैसे आप रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड सेक्शन आपका जीएस स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसके क्वेश्चन या तो आपको आता होगा या आपको नहीं आता होगा। तो आप ये नहीं चाहोगे कि यार आता हुआ क्वेश्चन आपका छूट जाए लास्ट में। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले रीजनिंग आया, उसको आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जीएस सेक्शन आता है एज इट इज, उसको जीएस को कंप्लीट कर लेना है। जीएस के बाद आपका सेक्शन आता है मैथ्स का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैथ्स को थोड़ी देर के लिए आप रहने दीजिए एंड आप इंग्लिश में शिफ्ट हो जाइए। अब देखिए, इंग्लिश भी काफी हद तक जीएस की तरह ही है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को भी क्यों छोड़ना, तो आप जीएस के बाद इंग्लिश को कर सकते हैं, वहां पे आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन आता है जीएस के बाद, आप स्विच होकर डायरेक्टली इंग्लिश में जा सकते हैं एंड उसके बाद लास्ट में आप मैथ्स में आ सकते हैं। मैथ्स के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम आपके पास रहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मैं अपना पार्ट कंप्लीट कर लूं। ठीक है, इसको मैं अभी आपको आगे बताता हूं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो आपको इस सेक्शन को एट मैक्स 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। देखिए, होता क्या, नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि डिक्शनरी वाले क्वेश्चन हो गए कि आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, डाइस वाले क्वेश्चन हो गए एंड जैसे कि आपका मिरर इमेज वाले हो गए। ठीक है, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे जो आप फटाफट कर सकते हैं 10 से 15 सेकंड के अंदर। वही कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 1 मिनट से ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीरीज वाले क्वेश्चन जिसके अंदर एक टर्म मिसिंग होगा, ऐसे क्वेश्चंस एंड काउंटिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन। काउंटिंग फिगर यानी कि एक फिगर दे रखा होगा एंड उसके अंदर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वगैरह फाइंड करने होंगे। ठीक है, अगर फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है वो काउंटिंग नंबर वाला, तो आप आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर वो फिक्स पैटर्न का नहीं है, रैंडम सा डायग्राम दे रखा है एंड उसके अंदर आपको ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं, तो यार ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिख गया तो आपको देखते ही छोड़ देना है। छोड़ देना है इन द सेंस कि आपको स्टार्टिंग में छोड़ देना है, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तब आपको उस क्वेश्चन में आना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें कि आपको नेक्स्ट टर्म बताना हो, उस टाइप के क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट का ही टाइम लेना है। 2-3 लॉजिक देखिए, अगर आपका लॉजिक फिट हो रहा है तो ठीक है, वहीं आप फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपका लॉजिक फिट नहीं हो रहा है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधे उसको स्किप कर देना, लास्ट में आपको आना है। ठीक है, तो ये रही इसकी बात एंड इसमें देखिए तो 40+ स्कोर आप आराम से कर सकते हैं।
ठीक है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। प्रैक्टिस इज द की। यही 2-3 टॉपिक जो मैंने आपको बताया, इन्हीं में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसमें स्कोर करने के लिए। बाकी इसमें आप आराम से अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के बाद अगले सब्जेक्ट में आते हैं जो कि है जनरल स्टडीज। तो जनरल स्टडीज के लिए क्या है, मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन होते हैं एंड इसमें आपको मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर अपना सेक्शन कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसमें क्या होगा, या तो आपको क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट के अंदर आपका जनरल स्टडीज का सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंस है। करंट अफेयर्स आपको जिस दिन एग्जाम है, जैसे अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, जब भी होगा, तो आपको अराउंड नवंबर से लेकर मार्च तक का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेना है। कैसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, मंथली या वीकली बेसिस पे। ठीक है, तो इतने पार्ट को आपको कंप्लीट कर लेना है, नवंबर से लेकर मार्च तक का करंट अफेयर्स। एंड स्टैटिक जीके तो यार कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो जितना आप कर लें वो कम है। ठीक है, बेसिक स्टैटिक जीके बुक्स वगैरह में दी होती है, आप वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हैं आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट को तो आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। ये रही जीएस की बात। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश में बेसिकली 3 ही पार्ट्स होते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन रहेंगे, क्लोज टेस्ट रहेगा एक, जो कि आसान होता है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। ठीक है, ग्रामर की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश का है तो आपको ग्रामर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मतलब बहुत ही कम दिक्कत आएगी, चांसेस बहुत कम रहेंगे। प्रीलिम्स के लेवल की अगर मैं बात करूं, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको रूल्स वगैरह पढ़ने की भी शायद उतनी जरूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत ही कम केसेस में आपको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको रूल्स आने चाहिए अच्छे से, और उसको आपको बार बार रिवाइज करके जाना है रूल्स को, ग्रामर के रूल्स को, जिससे कि आपके कोई मिस्टेक ना हो। देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को हो सकती है वोकैबुलरी वाले पार्ट में, क्योंकि यार वोकैबुलरी जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब आप पढ़ के गए हैं 4-5 हजार वोकैब्स, बट वो कहीं और से आ जाए, यू नेवर नो। इसमें आप कुछ नहीं बता सकते हैं। तो यार मॉक्स के दौरान जो भी आप वोकैबुलरी से गो थ्रू हो रहे हैं, उनको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। ठीक है, जितना भी नया नया वोकैब्स पढ़ रहे हैं, उन सबको आप नोट डाउन करिए और उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, अभी और आगे वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको एक पर्टिकुलर मॉक को एनालाइज करना है। एंड आपको इंग्लिश सेक्शन के लिए मैक्सिमम 8 से 10 मिनट का ही टाइम लेना है। 10 मिनट से ज्यादा तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ऑन एन एवरेज आपको 7 से 8 ही मिनट लेना है। इनफैक्ट 10 मिनट तो मैं एट वर्स्ट कंडीशन मान के चल रहा हूं कि 10 मिनट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं तीनों सेक्शन को मिलाऊं, यानी कि रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश, तो इन तीनों सेक्शन को आपको 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। यानी कि जितना आपका टाइम होता है, उसके आधे टाइम में आपको इन 3 सेक्शन को कवर कर लेना है। अब जो आपका 30 मिनट का टाइम रह गया, वो आपको देना है मैथ्स में। ठीक है, मैथ्स में क्या होता है, आजकल कैलकुलेशन काफी ज्यादा आ जा रही है, तो 25 क्वेश्चन करने के लिए हमको 30 मिनट तक का भी टाइम लग सकता है। तो आपको अपनी तरफ से 30 मिनट का टाइम निकाल के रहना है मैथ्स के लिए। ठीक है, एट वर्स्ट सिचुएशन आपको 25 मिनट तो निकाल के ही रखने हैं कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन मान के चलिए आप कर लेंगे। ठीक है, तो इतना टाइम मैथ्स के लिए आपके पास रहना चाहिए। अब देखिए, अब मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो आजकल इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पूछी जा रही है। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह भी अप्लाई होती है कई जगह। देखिए, नॉर्मली जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उनमें ज्यादा बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन वाले पार्ट में। तो कैलकुलेशन आप बूस्ट करके जाइएगा अपनी, एकदम बढ़िया आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ऊपर आई बटन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा इस पूरी प्लेलिस्ट का। तो आप वहां से जाके थोड़ी कैलकुलेशन अपनी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, एंड एग्जाम में वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो यहां से आप मैथ्स का कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कैसे आपको एनालाइज करना है, उसको मैं आगे वीडियो में अच्छे से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये रही मैथ्स की बात। इस तरीके से आपको अपने पूरे मॉक को अटेम्प्ट करना है कि 1 घंटे से पहले आप पूरे मॉक या पूरे एग्जाम पेपर को एक बार गो थ्रू हो जाए, एंड उसके बाद थोड़ा टाइम आपके पास रहे कि कहीं कुछ चीजें छूट गई हैं तो उसको आप दोबारा कंप्लीट कर सके। ठीक है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी मॉक को अटेम्प्ट करने का होता है कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को स्किप कर पा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको रीजनिंग में बताया था कि कोई भी आपका ऑड वन सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाए, सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाए, मिसिंग टर्म्स वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, अगर वहां आपके 2 से 3 लॉजिक फेल हो गए, आपने 1 मिनट तक वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं देना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लास्ट में आप आके दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एंड सेम गोज फॉर काउंटिंग फिगर वाला जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, और उसमें ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे आपको 13, 14, 15, आप किसी और में लगा देंगे, आंसर एक नेक्स्ट वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको फर्स्ट गो में स्किप कर देना है, एंड लास्ट में अगर आपके पास टाइम है तो तब आप उन क्वेश्चंस को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं मैथ सेक्शन की बात करूं, तो यार मैथ्स में जनरली क्या होता है, कोई हम पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, एंड सपोज उसी पर्टिकुलर टॉपिक का कोई एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा आ जाए, तो वहां हमको हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए सॉल्व करने के लिए। तो तब हम उस क्वेश्चन को ईगो पे ले जाते हैं कि यार ये तो मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, इसको तो मैं करके रहूंगा। इस चक्कर में आप 3 से 4 मिनट तक वेस्ट कर देते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, अब हो सकता है वो क्वेश्चन ही गलत हो, कई बार क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, इस चक्कर में हम फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं,
3 से 4 मिनट हम वेस्ट कर देते हैं, वहीं इसी टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं 3 से 4 अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस है, इस पर्टिकुलर गलती की वजह से हम काफी सारे मार्क्स लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन में, भले ही वो आपने टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग गया तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको उस क्वेश्चन को तभी छोड़ देना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप उस क्वेश्चन में फंसे रह गए तो यार आपका बहुत आता हुआ छूट जाएगा और उससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्किप करना आपको आना चाहिए। अब देखिए, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्किप करने वाला आप तरीका अपनाएंगे तो आपको जितना आता है आप उतना ऑप्टिमल मार्क्स ला सकते हैं। वहीं जितना आपको आता है उससे ज्यादा अगर आपको स्कोर करना है तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। अब तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली तुक्का लगा दिए, कोई सा भी आंसर मार्क करके आ गए, या 2 2 2 2 2 3 3 3 इस तरीके से मार्क करके आ गए। ये एकदम फ्लॉप तरीका है, ऐसे आपको नहीं करना है। ठीक है, इसमें भी एक तरीका होता है, एक लॉजिक होता है, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि इंग्लिश का सिनोनिम का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, सिनोनिम का क्वेश्चन पूछा है, उसके 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एंड उन 4 ऑप्शंस में से क्या है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनकी मीनिंग सेम है और चौथा ऑप्शन अलग है। तो 100% आपका आंसर वो चौथा वाला ऑप्शन ही होगा। यहां तो आप डायरेक्टली बता दोगे, इसमें तो कोई वो नहीं है। अब हो सकता है कि 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनकी मीनिंग सेम है और 2 ऑप्शन अलग अलग है, वो आपको नहीं पता, तो वहां आप तुक्का लगा के आइएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन में तुक्का लगाने का बहुत फायदा है। यहां पे क्या होता है, हमारे सही या गलत होने के चांसेस 50-50% होते हैं। अब मान लेते हैं ऐसे आपके 10 क्वेश्चन आ गए पूरे के पूरे पेपर में, एंड 50 की बजाय 40% ही आपके मान लेते हैं कि एक्यूरेसी है, सही होने के चांसेस है। तो 10 में से 4 क्वेश्चन आप सही करेंगे, 4 क्वेश्चन सही करेंगे मतलब 8 मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड 6 क्वेश्चन गलत होंगे मतलब 3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो 8 - 3 यानी कि 5 मार्क्स का आपको फायदा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, एंड इस चीज को आपको मॉक्स में ट्राई करके देखना है, डायरेक्टली एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, इस चीज को मैंने पहले भी बता रखा है, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे। ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि किस तरीके से आप तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी भी पर्टिकुलर मॉक को एनालाइज कैसे करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैसे आप उस पर्टिकुलर मॉक को एनालाइज कर रहे हैं। देखिए, जहां तक सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को या तो सेव कर सकते हैं, सेव करने का ऑप्शन आता है कोई भी मॉक में, सेव कर सकते हैं, या उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, केवल अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, और उसको अच्छे से पढ़ लेना है कि यार कहां मेरी मिस्टेक हो रही है और किस टाइप के क्वेश्चंस को मैं ज्यादा गलत कर रहा हूं। उस टाइप के क्वेश्चंस को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जाना है, ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो आप गलत ना करें। ठीक है, तो रीजनिंग में आप नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जीएस और इंग्लिश, जीएस में आपको कोई भी क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं करना है, आपको एज इट इज सेव कर देना है। ठीक है, जब आप सेव कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की क्वांटिटी बन जाएगी। एग्जाम से पहले आपको उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के चले जाना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लिया वही सफिशिएंट रहता है। ठीक है, इंग्लिश की जहां तक मैं बात करूं तो इंग्लिश में ग्रामर वाला पार्ट एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, इसके लिए आपको कुछ भी चीज नोट डाउन नहीं करनी है। अगर आपको कोई पार्ट नोट डाउन करना ही है इंग्लिश में तो आपको वोकैबुलरी वाला पार्ट करना है। ठीक है, वोकैबुलरी वाले पार्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हम कोई ना कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो करते हैं वोकैबुलरी के लिए, तो वहां से पढ़े हुए जितने भी वोकैब्स है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, कितने भी आप कर सकते हैं, 2000, 3000, 4000 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके अलावा जो भी मॉक्स में मुझे वोकैब दिख रही है नई नई, जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके 4 डिफरेंट ऑप्शंस है, अब चारों डिफरेंट ऑप्शंस की चारों डिफरेंट मीनिंग है, मतलब अलग अलग वर्ड्स है चारों। तो हम क्या करेंगे, हम वोकैब वाली जो हमारी कॉपी है सेपरेट, उसमें चारों वर्ड्स को अलग अलग लिख देंगे और उसकी मीनिंग लिख देंगे। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड्स जितने आपको गो थ्रू हो रहे हो, क्योंकि यार वोकैब में बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है ना, कुछ भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, जिन भी क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो रहे हैं आप उन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा वोकैबुलरी का, और उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना है, केवल नोट डाउन नहीं करना है। हर हफ्ते, हर वीकेंड आप उसको प्रॉपर रिविजन कर सकते हैं उसका। ठीक, तो ये रही इंग्लिश की बात। एंड वही बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको सेव नहीं करना है, क्योंकि सेव करा हुआ क्वेश्चन मैथ्स में वैसे ही रह जाता है। जब तक हम पेन नहीं उठाएंगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथ्स में, तो वो हमको समझ ही नहीं आएगा, तो सेव करने का तो कोई फायदा ही नहीं मैथ्स में। तो मैथ्स में आप प्रॉपर क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन नोट डाउन करें और उसको अच्छे से समझिए कि कहां मेरी मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। एंड इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चंस हैं जिनमें से 15 क्वेश्चंस आपके गलत हैं, तो केवल आप उन 15 क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं एनालिसिस के दौरान, आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है। और जैसे कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे मैथ्स की बात करूं, तो आपको देखना है कि मैंने कौन सा तरीका अपनाया था और इसमें कौन सा तरीका दे रखा है, और आपको कंपेयर करना है कि मेरा तरीका अच्छा है या सामने वाले का तरीका अच्छा है। अगर सामने वाले का तरीका बेटर है, मतलब कम टाइम में उसका आंसर आ जा रहा है, तो आपको उसको भी समझ के जाना है। ठीक है, ये नहीं कि केवल आप अपने ही तरीके में चल रहे हैं, क्योंकि यार एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो अगर उसका तरीका छोटा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर मॉक को एनालाइज करना है अच्छे से। अब जब जैसे आपका एग्जाम होगा तो रीजनिंग और मैथ्स का आपने नोट डाउन कर ही लिया है, तो एग्जाम से पहले आप सभी क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें आप समझ लीजिए, एंड जो भी आपने मिस्टेक्स करी थी आप ट्राई कीजिए कि उसको दोबारा ना दोहराएं।
ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉक को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए इतने सारे हम मॉक्स देते हैं तो इसमें हमको क्या करना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटेशन जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप इतने सारे मॉक्स दे देंगे, 40 से 50 मॉक्स दे देंगे। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंटेशन हो जाएगा कि आप इजी मॉक्स भी दे चुके होंगे, मॉडरेट मॉक्स भी दे चुके होंगे एंड डिफिकल्ट मॉक्स भी दे चुके होंगे, है ना। तो आप किसी भी टाइप के मॉक देने के आदी हो जाएंगे। आपको ये बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि एग्जाम में अगर डिफिकल्ट मॉक आ गया तो मैं किस तरीके से करूंगा। आपको ये पता होगा कि यार डिफिकल्ट मॉक है तो हो सकता है यहाँ पे अगर मैं 130 भी स्कोर कर रहा हूं तो वो एक अच्छा स्कोर रह सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 30 से 40 मार्क्स तक फायदा हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप सारे टाइप के मॉक दे चुके होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट और क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं कि सपोज आपको नींद आ रही है रात को, आप तब मॉक दे दीजिए। ठीक है, सुबह उठते ही मॉक दे सकते हैं। ठीक है, अब आसपास हल्ला हो रहा है एकदम, ठीक है, थोड़ा मतलब कैओस हो रहा है एंड तब आप मॉक दे सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता ना एग्जाम का जो माहौल रहता है काफी हेक्टिक रहता है। तो अपने आप को किसी भी वर्स्ट सिचुएशन के लिए आप एकस्टम बना सकते हैं कि कैसी भी सिचुएशन रहेगी यार मैं अपना 100% दूंगा एट वर्स्ट केस भी। इसके साथ ही आप मास्क को लगा के भी दीजिए मॉक, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको मास्क लगा के ही देना है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं जिनसे आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे कि यार कैसी भी सिचुएशन हो मैं अपना 100% दूंगा। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार 40 से 50 मार्क्स सफिशिएंट रहेंगे मेरी प्रिपरेशन के लिए। अब यार ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। किसी के साथ ये हो सकता है कि उसने 150 मार्क्स दे दिए हो एंड तब भी वो अपनी मिस्टेक्स दोहरा रहा हो, एंड किसी के साथ क्या 15 से 20 मार्क्स में ही वो बिल्कुल तैयार हो गया हो एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो एक ऑप्टिमल एक एवरेज इंसान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 से 50 मार्क्स आप देंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे एग्जाम के लिए। अब देखिए ये सब फॉलो करने के बाद भी हो सकता है आपके मार्क्स स्टक कर जाएं एक पर्टिकुलर लिमिट पे, 110 120 में आपके मार्क्स रुक जाए बहुत सारे मार्क्स देने के बाद भी। तो यार आपको अपने पेशेंस लेवल को बिल्कुल नहीं खोना है। सूनर और लेटर आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, बिल्कुल पेशेंस रहना है इस चीज को लेके, क्योंकि यार अल्टीमेटली आपको ऑफिसर बनना है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, तो वहां ये सब चीजों का टेस्ट होगा, आपका पेशेंस लेवल भी टेस्ट होगा कि आप कितने मेंटली फिट है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि यार मेरे मार्क्स स्टक हो गए तो मैं मार्क्स नहीं दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं यार, मतलब उनके मार्क्स नहीं आते तो वो थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं कि यार और मार्क्स क्यों दूं। आपको लगे रहना है, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये भी शायद सोच रहे होंगे कि अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेता या कर लेती तब तक मैं मार्क्स क्यों दूं। तो यार ये चीज आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है। जो भी आपका सिलेबस है या जो भी आपका रिवीजन वाला पार्ट है वो आप साइड बाय साइड करते रहिए एंड डेली एक मॉक आप देते रहिए। एक मॉक देने में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटे का टाइम आपको मॉक्स देने में लगेगा एंड मैक्सिमम मान के चलिए 1 घंटे का टाइम आपका एनालिसिस का होगा, तो 2 घंटे का टाइम आपको डेली मॉक के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए हैं तो आप 2 या 3 मॉक भी दे सकते हैं। ठीक है, 2 मॉक्स मैक्सिमम दीजिएगा एक दिन के लिए, 3 तो मत ही दीजिएगा। ठीक है, वैसे 1 मॉक आप देके दीजिए एंड 40 से 50 मॉक्स आप एग्जाम तक दे देंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, तो आई होप यार आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।